हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसमें जो टॉपिक है हमारा कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो कंजप्शन गुड्स उस गुड्स को कहते हैं जो कि ह्यूमन के वांट को क्या करता है, डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होता है वो इनडायरेक्ट वे में ह्यूमन के वांट को सेटिस्फाई करता है। तो हम इन सबको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो कंजप्शन गुड्स के 4 टाइप होते हैं: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स उस गुड्स को कहते हैं जो कि हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि टेलीविज़न हो गया, हमारे घर में आता है टेलीविज़न। तो हम जब एक बार टेलीविज़न को परचेस करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो टेलीविज़न है वो काफ़ी लंबे समय तक के लिए चलेगा। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स उस गुड्स को कहते हैं जिसका टाइम पीरियड लिमिटेड होता है, उसका ड्यूरेशन लगभग 1 साल तक होता है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं हम क्लोथ। जैसे हम कोई कपड़ा खरीदते हैं, लगभग 1 साल तक पहनते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं, हटा के फिर हम नया कपड़ा परचेस करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गया और ड्यूरेबल गुड्स का ये हो गया। अब आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स उस गुड्स को कहते हैं जो कि हम एक सिंगल यूज़ में उसको ख़त्म कर देते हैं। मतलब वो एक सिंगल यूज़ के लिए ही होता है। जैसे अगर हम क्लास में हम ब्लैक बोर्ड की बात करें तो उसमें जो चॉक यूज़ होता है, तो चॉक केवल एक बार यूज़ होता है, उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है। उसी तरह एग्जांपल में मिल्क लेते हैं, हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं तो उसका भी काम ख़त्म हो जाता है, उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर पाते। इसी तरह ब्रेड का भी एग्जांपल है। अब बात आती है सर्विसेज की। सर्विसेज जो होता है ये नॉन मटेरियल गुड्स होता है जो कि डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है ह्यूमन के वांट को। ये भी ह्यूमन के वांट को सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये नॉन मटेरियल गुड्स है। मतलब कि ये इंटेंजिबल है, जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे कि हमारे क्लास में हमारे जो टीचर हैं, हमें जो पढ़ाते हैं टीचर, वो हमें क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। मतलब कि हमारी वो वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में कर रहे हैं, सर्विसेज के फॉर्म में है। तो हमारा 3-4 इसके बाद 4 पार्ट है: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ये सारे पार्ट हैं कंजप्शन गुड्स के। ठीक है। अब बात आती है कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शंस ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या कि जो कैपिटल गुड्स होता है वो भी फाइनल गुड्स होता है। फाइनल गुड्स के बनने में वो क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का। ठीक है। अगर हम एक बिस्किट को क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो बिस्किट हमारे लिए, हम जो हाउस होल्ड सेक्टर के लोग हैं, हमारे लिए वो क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा। लेकिन उसको बनाने में मशीनरी लगी होगी, तो उसी को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। कैपिटल गुड्स मतलब जो होता है वो फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल हमने दे दिया प्लांट और मशीनरी का। अब यहाँ पे देखते हैं हम कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच का डिफरेंस। तो कंजप्शन गुड्स एक तरफ लिख लिए, एक तरफ कैपिटल गुड्स। ये डायरेक्ट वे में हमें क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में ये कर रहा है। इनडायरेक्ट वे में हमें क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या कि ये हम डायरेक्ट इसको कंज्यूम करके क्या कर रहे हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर ले रहे हैं, लेकिन हम ये इनडायरेक्ट वे में हमें सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बिस्किट का, तो बिस्किट हम जब कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कंजप्शन गुड्स होगा, क्योंकि वो हमें डायरेक्टली क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन उसको बनाने के प्रोसेस में तो कैपिटल गुड्स का यूज़ हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्ट वे में सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये हो गया सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे डायरेक्ट वे में, और ये इनडायरेक्ट वे में इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा आता है प्रोडक्शन कैपेसिटी। डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। कंजप्शन गुड्स होता है ये प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ाता है? क्योंकि ये तो फाइनल गुड्स के रूप में हमें मिलता है। तो फाइनल गुड्स जब हम कंज्यूम कर लेंगे तो वहाँ वो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएगा, बल्कि वो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को घटाएगा जितना हम कंजप्शन करना चाहेंगे। लेकिन जब बात आती है कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स क्या करता है, ये प्रोडक्शन की कैपेसिटी को प्रमोट करता है। मतलब क्या कि एक ही मशीनरी से हम बिस्किट्स का लगातार हम प्रोडक्शन करते जाएंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। लास्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेक्टेड लाइफ। एक्सपेक्टेड लाइफ क्या होता है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है कंजप्शन गुड्स का, वो लिमिटेड होता है एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स। मैं जैसे बताया था यहाँ के एग्जांपल में कि जो ड्यूरेबल गुड्स होती है उसकी जो टाइम पीरियड होती है वो लंबे समय के लिए होती है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था टेलीविज़न का। बाकी इसमें जो तीनों हम देख रहे हैं ये क्या है, तीनों कम टाइम के लिए, मतलब कि इसका जो टाइम पीरियड है काफ़ी कम टाइम के लिए। तो ये बताया गया है कि एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स के अलावा बाकी सारे जितने भी गुड्स होते हैं कंजप्शन गुड्स के अंदर, उनकी टाइम पीरियड लिमिटेड होती है। वहीं एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 ईयर कैपिटल गुड्स की होती है। जैसे मशीनरी परचेस करेंगे तो उसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रहेगा।
अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। इन तीनों टॉपिक में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन को। तो जो डेप्रिसिएशन होता है रिफ़र टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। तो हमने जैसे 11th में एक पढ़ा होगा कि डेप्रिसिएशन उसको कहते हैं जो कि फ़िक्स एसेट्स के वैल्यू में लगातार लॉस होता है। मतलब कि डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा जो फिक्स एसेट्स होता है उसकी दाम में लगातार गिरावट आती है। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम पहले बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इन्वेस्टमेंट को समझ लेते हैं, इसके बाद हम ग्रॉस को समझेंगे तो हमें आसानी होगी। तो जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो मेनली 3 रीज़न की वजह से होता है। नॉर्मल वियर एंड टियर, मतलब आपस में जैसे मशीनरी जब चलती है, यूज़ होती है, तो आपस में उसके पार्ट्स जो होते हैं रगड़ते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। ऑब्सोलेंस की वजह से होता है, मतलब क्या है कि चेंज इन टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से भी डेप्रिसिएशन होता है, तो इसको भी हम नाम देते हैं ऑब्सोलेंस का। और लास्ट है हमारा पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम मतलब कि टाइम के बदलते जो हमारी फिक्स एसेट्स होती है उसमें भी कमी आती है। जैसे कि हम कोई फिक्स एसेट्स खरीद के रख लिए अपने पास, लेकिन हम सब कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई इसमें नॉर्मल वियर एंड टियर नहीं हो रहा है, कोई भी टेक्नोलॉजी का चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वो टाइम के साथ रखते रखते उसकी वैल्यू में क्या होने लगेगी, गिरावट आने लगेगी। तो ये 3 मेनली रीज़न होते हैं जो होते हैं डेप्रिसिएशन के रीज़न। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रिफर टू द एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकॉनमी। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि इन्वेस्ट करना। क्या किस चीज़ का इन्वेस्ट करना, फिक्स एसेट्स का इन्वेस्ट करना। कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है। इन्वेस्टमेंट भी उसी चीज़ को बता रहे हैं यहाँ पे। रिफर टू द एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकॉनमी, जैसा मैंने बताया कि फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स के इन्वेस्टमेंट को ये बता रहा है कि हमारी इकॉनमी के अंदर कितना फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स का हमने एडिशन किया हुआ है, इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होता है इट इज़ द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमारा जो होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमारा डेप्रिसिएशन पहले से इंक्लूड होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है इसमें हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। मतलब कि ग्रॉस मतलब हमेशा रिफ़र करता है टोटल के फिगर को। ग्रॉस इकॉनमी के अंदर टोटल को दर्शाता है, तो यहाँ पे जो ग्रॉस लिखा है इसका मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी हमने इकॉनमी के अंदर टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की है। तो हम कितनी इन्वेस्टमेंट की, जितना हमने इन्वेस्टमेंट डाला होगा उतनी हम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम डेप्रिसिएशन को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। इसमें हम डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन भी इन्वेस्टमेंट में एडेड रहेगा। हमेशा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का ये मतलब होता है होल। लेकिन जब नेट की बात करेंगे तो इसमें हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। इसका मतलब क्या कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट हमने इकॉनमी के अंदर की हुई है उसमें से हमने डेप्रिसिएशन को फिगर को माइनस करना है। मतलब क्या कि नेट इन्वेस्टमेंट मतलब कि एक्चुअल में हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है इकॉनमी के अंदर। इसका मतलब क्या कि हमने जैसे कि 500 करोड़ का हमने क्या किया, हमने इन्वेस्टमेंट किया फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट दोनों मिला के। ठीक है, लेकिन इसमें लगने वाला डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना है, 50 CR, मतलब 500 CR और 50 CR, मतलब टोटल 550 CR, मतलब 550 करोड़ का टोटल हमारा क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये हमेशा हमारा ग्रॉस वैल्यू के दिखाता है। लेकिन जब हम नेट की बात करेंगे कि एक्चुअल हमने इकॉनमी के अंदर कितना इन्वेस्ट किया, तब हम ये 500 में से 50 CR को माइनस करेंगे तो 450 CR आएगा। मतलब कि 450 करोड़ का टोटल नेट इन्वेस्टमेंट हमने इकॉनमी के अंदर किया हुआ है। तो अब समझ में आ गया होगा कि नेट इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, लेकिन जब हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमने डेप्रिसिएशन को क्या करना है, माइनस करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, NIT। लेकिन आपको एग्जाम में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही लिखना है, NIT हम ऐसे ही बता रहे हैं आपको शॉर्ट फॉर्म के लिए। तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को माइनस करते हैं तो हमारा क्या फिगर आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फिगर आता है। तो अब समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है प्रोडक्शन पे और सेल्स ऑफ गुड्स के और सर्विसेज के। मतलब कि जो गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है हमारे ऊपर, कि वो किस चीज़ के ऊपर इम्पोज करती है, प्रोडक्शन के ऊपर और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ऐसी
गुड्स की और सर्विसेज के ऊपर और प्रोडक्शन के ऊपर जिस पे भी टैक्स लगता है उसको हम क्या नाम देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स नाम देते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स को हम जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है सब्सिडीज़ की। सब्सिडीज़ क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट होती है ये जनरल वेलफेयर के लिए हमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, और ये सब्सिडी किस किस को प्रोवाइड करती है, फर्म को प्रोवाइड करती है, किसको प्रोवाइड करती है, हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करती है, मतलब कि आम जनता को और फर्म्स को जो प्रोडक्शन यहाँ पे कर रही हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एलपीजी का। एलपीजी हाउस होल्ड सेक्टर को सब्सिडीज़ मिलती है। जब हम एलपीजी परचेज़ करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उसमें सब्सिडीज़ दी जाती है। वो ग्रांट होता है, किसकी तरफ से ग्रांट होता है, गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट होता है, जिसको हम जनरल वेलफेयर का नाम देते हैं कि गवर्नमेंट जनरल वेलफेयर के तौर पे हमें सब्सिडीज़ दे रही है, किसके ऊपर, एलपीजी के ऊपर। अब एग्जांपल ले लेते हैं फर्म के ऊपर भी या कंपनी के ऊपर भी, तो इनको कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है, उस पर भी इनको कुछ ग्रांट मिलता है, तो उसको भी वहाँ पे हम क्या नाम देते हैं, सब्सिडीज़ का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस नेट इनडायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है। तो अब इसको समझना कैसे है कि मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड रहता है और फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूड रहता है। इसका मतलब क्या कि जब हम मार्केट का बात करेंगे, मार्केट प्राइस की बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा पहले से ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड रहेगा। सपोज़ करिए, एग्जांपल लीजिए, कोई सामान है 100 रुपये का, ठीक है, जिसमें कि कोई सामान है 100 रुपये का, जिसमें 10 रुपये हमारा क्या लगने वाला है, इनडायरेक्ट टैक्स लगने वाला है। ठीक, 100 रुपये का सामान है, 10 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स लगने वाला है, तो मार्केट में उसकी कितनी दाम होगी, 110 रुपये होगी। तो यही हमारा मार्केट प्राइस होता है। लेकिन जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, तो इसमें केवल हमारा यही प्राइस इंक्लूड रहेगा, केवल हमारा 100 रुपये इंक्लूड रहेगा। इसमें हमें अलग से NIT को ऐड करना होगा। और हम बता ही दिए कि NIT कैसे निकलता है, NIT निकलता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को माइनस करने पे। ठीक है, यही हमारा होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इसको कहते हैं जब हमारा टैक्स और जितना हमने प्रोडक्शन करने में जितनी हमारी कॉस्ट लागत लगी है, उसको उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा मार्केट प्राइस आएगा। लेकिन जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे तो जितनी हमारी लागत है एक किसी गुड्स को बनाने में, बस हम वही कंसिडर करेंगे। इसमें है, अगर हमें फैक्टर से मार्केट की तरफ जाना है, मार्केट प्राइस पता करनी है, तो हमें NIT को ऐड करना होगा, और NIT हमारा निकलता है इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को माइनस करने के बाद। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड और टू अब्रॉड। मतलब फ्रॉम में से हमेशा टू के फिगर को माइनस करते हैं। अब ये क्या होता है भी समझ लेते हैं कि जैसे सपोज़ करिए हमारे यहाँ पे रॉबर्ट नाम का कोई NRI रह रहा है, नॉन इंडियन रेसिडेंट रह रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अर्निंग कर रहा है। ठीक है, सपोज़ करिए ये बंदा कहाँ का है, अमेरिका का है, और हमारे यहाँ का जो राम है वो कहाँ गया है, USA गया है अर्निंग करने के लिए। तो सपोज़ करिए जो रॉबर्ट है उन्होंने कितनी इनकम जनरेट की यहाँ पे हमारे यहाँ आके, लगभग मिला के साल भर में 10 करोड़ की। ठीक, लेकिन जो राम है वो कितनी इनकम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, 20 अमेरिका में जाके 20 CR की। तो जो बंदा हमारे देश का अब्रॉड गया हुआ है उसको हम फ्रॉम अब्रॉड की तरह मानते हैं, फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। और जो बंदा NRI है, जो नॉन इंडियन रेसिडेंट है, जो किसी दूसरे देश से हमारे देश में आकर अर्निंग कर रहा है, उसको हम टू अब्रॉड का इनकम का पार्ट मानते हैं। तो मतलब अब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालेंगे, जितना राम ने कमाया है और जितना रॉबर्ट ने कमाया है उस फिगर को आपस में माइनस करेंगे तो टोटल हमारे पास 10 करोड़ का भी क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। यानी 10 करोड़ हमारा NFIA का पार्ट होगा। ठीक है, मतलब कि 20 करोड़ तो राम ने कमा लिया, लेकिन 10 करोड़ ही केवल रॉबर्ट यहाँ पे कमा पाए हमारे यहाँ के। तो जब हम पेमेंट करेंगे उनका, तो राम जो होगा 20 करोड़ वो इंडिया ही लाएगा पैसा, ऐसा नहीं कि पूरा पैसा वो कहाँ स्पेंड कर देगा USA में, वो पैसा कुछ पार्ट यहाँ पे लाएगा। तो 20 करोड़ यहाँ पे लाया उसने, और 10 करोड़ जो रॉबर्ट है वो भी कहाँ ले जाएगा, वो USA ले जाएगा, वो इंडिया में नहीं रखेगा।
तो जब ये पैसा इंडिया में लाएंगे और जब ये पैसा इंडिया के बाहर ले जाएंगे तो जितने इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, NFIA होगा। तो NFIA हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब हो सकता है, जब ये हमारा पॉजिटिव का केस है, मतलब कि जब हमारे देश के लोग बाहर जाके ज़्यादा पैसा कमाते हैं हमारे देश में जो रह रहे हैं NRI से, तो वो केस हमारा पॉजिटिव का होता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन उल्टा कर दिया जाए कि 10 करोड़ राम कमा रहे हैं और रॉबर्ट कितना कमा रहे हैं, 20 रुपये, लेकिन यहाँ पे कितना 10 करोड़ का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है हमारे देश को, मतलब कि NFIA हमारा जो हो रहा है नेगेटिव में आ रहा है, यानी हमने ज़्यादा पेमेंट कर दी, हमारे घर में आके कोई हमारे से ज़्यादा पैसा लेके हमारे देश से बाहर चला जा रहा है। और ये हमारा फिगर ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो कैसे होगा, जब 20 करोड़ राम भी कमा ले और 20 करोड़ रॉबर्ट भी कमा ले, तो उस केस में जो हमारा NFIA का जो फिगर होगा वो ज़ीरो होगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, डिप्रिशिएशन और कैपिटल लॉस की। डिप्रिशिएशन जो होता है ये हमारा एक्सपेक्टेड लॉस होता है, मतलब कि डिप्रिशिएशन को हम मान के चलते हैं कि जब भी हम कोई फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो उसमें डिप्रिशिएशन होगा। डिप्रिशिएशन मैंने शुरुआत के टॉपिक में इसको बताया था कि डिप्रिशिएशन किस किस वजहों से होती है। लेकिन जो कैपिटल लॉस होता है वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है, मतलब कि इसके लिए हमें पता नहीं होता है कि कैपिटल लॉस कैसे हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल हो गया कि जैसे फायर, मतलब आग लग गई या फिर चोरी हो गई या फिर टूट गया या फिर क्या हो गया, डैमेज हो गया या फिर आग लग गई। तो हमने ये तो नहीं मान के ख़रीदा था हमारी फिक्स एसेट्स की ये हमारे लिए नुकसान होगा, मतलब कि नुकसान किस तरीके से होगा, टूट जाएगा या फिर उसमें आग लग जाएगी। तो उसके लिए हम कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाते हैं, लेकिन इसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं ताकि जब हमने नई मशीनरी खरीदनी होती है तब हम इसी प्रोविज़न के पैसे से दोबारा से नई मशीनरी परचेज़ कर लेंगे। तो सेकंड डिफरेंस यही होगा, प्रोविज़न इसके लिए बनाए जाते हैं एक्सपेक्टेड लॉस के लिए, लेकिन अनसर्टेन लॉस के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाया जाता है। लास्ट, इट डज़ नॉट अफेक्ट द हैम्पर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। इस प्रोडक्शन के प्रोसेस में ये कोई भी रुकावट नहीं डालता है, लेकिन ये रुकावट डालता है क्योंकि इसके लिए हमने प्रोविज़न पहले से बना के रखा है। हम ये जानते हैं कि इसकी लाइफ पीरियड सपोज़ करिए कि 10 साल के लिए है, तो हम ये जान रहे हैं कि 10 साल के पहले ये मशीनरी ख़राब नहीं होने वाली है। लेकिन जब बात करते हैं कैपिटल लॉस की, तो कैपिटल लॉस में हमने भी सोचा है कि 10 साल तक ये मशीनरी चलेगी, पता लगा दूसरे साल ही इसमें आग लग गई या फिर ये टूट गया किसी वजह से, तो हमारे लिए ये प्रोडक्शन के प्रोसेस में रुकावट का पार्ट बन सकता है। यही होता है इनके बीच का डिफरेंस, डिप्रिशिएशन और कैपिटल लॉस के बीच का डिफरेंस। अब ये पूरा टॉपिक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम नेशनल इनकम का चैप्टर शुरू करेंगे।